जय श्री राम भारतवासियों। मैं और मेरा राजतंत्र पे आज मैं बात कर रहा हूं अपनी राज्य व्यवस्था के बारे में। मेरी राज्य व्यवस्था कैसी होगी। मैं मेरे राज्य में कानून व्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार होता है राज्य की संवैधानिक संरचना, कानून व्यवस्था। तो ये बात जान लीजिए, मैं राजतंत्र की बात कर रहा हूं। इसमें मेरा आदेश ही कानून होगा, मेरे विचार ही संविधान होंगे। तो अब मेरे विचार क्या हैं, ये जरूरी है, क्योंकि राजा का विचार ही राजतंत्र में कानून व्यवस्था होता है। राजा का आदेश ही कानून है और संविधान ही जो है वह राजा का जो विचार है वो संविधान है। और ये सही है कि मेरे राज्य में राज्य व्यवस्था का मौलिक आधार सामान्य नैतिक नियम ही होंगे। सामान्य नैतिक नियम से मेरा तात्पर्य है वह नियम जो प्रत्येक व्यक्ति को सहजता से, उसके मनोभाव से ज्ञात होता है, जो सामान्य रूप से सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य भोजन करता है, प्रत्येक मनुष्य सांस लेता है। यह प्रकृति का नियम है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यही सामान्य नैतिक नियम है। लेकिन नैतिक नियम का उल्लंघन कहां होता है, कोई भी व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचा देता है, किसी का कुछ छीन लेता है। सारे संविधान और कानून इसी आधार पर बने होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। लेकिन आज के समय में प्रत्येक के लिए कानून है और वो कानून ऐसा है जो किसी को पता नहीं होता है, उसका दुरुपयोग हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक के लिए आपको वकील रखना पड़ता है। तो चलिए, मैं राजतंत्र की बातें करता हूं और राजतंत्र का राजा मैं हूं, इसलिए मैं किसी भी प्रकार के वकील की बात या अधिवक्ता की बात नहीं करूंगा। मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर के किसी के बदले में कोई दलील पेश नहीं कर सकता। जिसको भी कष्ट हुआ है वह व्यक्ति मेरे न्यायालय में, जो मेरे द्वारा नियुक्त न्यायाधीश होंगे, या फिर मैं स्वयं, वहां पे कोई भी व्यक्ति पैसे लेके दलील नहीं दे सकता। जो अपराधी है या अभियुक्त है और जो अभियोगी है, अर्थात जिसने आरोप लगाया है या फिर जो आरोपित है, वह व्यक्ति अपने पक्ष को स्वयं रखेगा। रही बात की सच की खोज करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे, कि सच्चाई जानने के लिए, वो राज्य की ओर से होंगे। वो व्यक्ति राज्य की ओर का व्यक्ति होगा, उसको वेतन भत्ते सभी राज्य देगा, परंतु उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी पक्षकार अर्थात आरोपित या आरोपी, अभियुक्त या अभियोगी व्यक्तिगत संबंध नहीं रख सकता। वह व्यक्ति राज्य की ओर का व्यक्ति होगा। तो सबसे पहले न्याय व्यवस्था पर मैं बात कर रहा हूं, जिसमें संविधान जो होंगे सामान्य नैतिक नियम। सामान्य नैतिक नियम क्या है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी का धन हड़प नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति किसी को अपशब्द नहीं कह सकता, कोई भी व्यक्ति किसी पे हाथ उठा नहीं सकता, यानी शारीरिक दंड नहीं दे सकता। लेकिन अपशब्द जो है वह मौलिक भावना है जो मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वभाव पे प्रहार करता है। इसलिए कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, बदले में वो थप्पड़ मार देता है, तत्काल की प्रतिक्रिया होती है, और उस प्रतिक्रिया के लिए मेरे राज्य व्यवस्था में सामान्य नैतिक नियम यही रहेंगे कि कोई मारापीटी होती है तो दोनों पक्ष राज्य की ओर से अभियुक्त माना जाएगा। लेकिन अगर कोई अपशब्द कहता है जिसकी परीक्षा न्यायालय में न्यायाधीश के सम्मुख हो सकती है, अपशब्द का दंड केवल और केवल वही व्यक्ति भोगेगा जो अपशब्द बोलेगा।
अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अपशब्द कह चुका है तो दोनों ही व्यक्तियों को दंड दिया जाएगा। अब दंड क्या है? जैसे मारा पीटी अगर कर लिया, आपस में हाथापाई पाई कर लिया, तो उसे शारीरिक दंड के रूप में कोड़े से पिटाई की जाएगी। और वह कोड़ा कितने देर चला, हाथापाई मारपीट कितने देर चली, उतना ही उसके अनुपात में मिलेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है, अगर न्यायालय के सम्मुख यह सिद्ध हो जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को अपशब्द बोलने में अति धुरंधर हैं, दोनों गालीबाज हैं, अभियुक्त और अभियोगी दोनों ही गालीबाज हैं, तो ऐसी स्थिति में दंड दोनों को मिलेगा। और दंड क्या होगा? दोनों की जिह्वा में एक कांटेदार कील को चिपका दिया जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी है ऐसी कि चिपकाया जा सकता है, चिपका दिया जाएगा ताकि वह आगे कभी बोल ना सके लंबे समय तक। और वह तब तक चिपका रहेगा जब तक कि न्यायाधीश ने उसका दंड निर्धारित ना कर दिया हो। अगर बहुत ज्यादा गालीबाज है तो शायद साल 2 साल तक वह चिपकाया रखा जाए, टेक्निकली चिपकाया रखा जा सकता है, वह उतार नहीं सकता, ये जिह्वा पर लगा दिया जाएगा। ये हुआ गाली गलौज। ये सामान्य स्वभाव है कि मनुष्य ज्यादातर सामाजिक हिंसा का आधार गाली गलौज होता है, क्योंकि हाथापाई में एक दूसरे का क्रोध उतर जाता है, लेकिन गाली गलौज जो होता है अंदर में कुंडा लगाए रखता है लोग लंबे समय के बाद, उसकी प्रतिक्रिया हिंसा के रूप में होती है, जो आज के समय में इसके लिए कोई दंड नहीं है। लेकिन सामान्य नैतिकता के नियम में गाली देना बहुत बड़ा अपराध है। तो राजतंत्र में, मेरे राजतंत्र में, राज्य व्यवस्था में अपशब्द कहना किसी को भी घोर दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसका दंड प्रत्येक पक्ष वाले को मिल सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति गालीबाज हो तो एक व्यक्ति को ही दंड मिलेगा। और सामान्यतः इसकी परीक्षा न्यायालय में की जा सकती है। जिसका स्वभाव ही अपशब्द बोलने का है, वह बात बात में अपशब्द बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही अपराधी माना जाएगा, उस व्यक्ति को नहीं जो प्रतिक्रिया स्वरूप अपराधी को, आरोपित को अपशब्द बोला है। लेकिन जिसका स्वभाव ही अपशब्द बोलने वाला है, इसकी परीक्षा न्यायालय में होगी। अब रही बात वकील नहीं होगा तो फिर पक्ष कौन रखेगा? जी हां, पक्ष वही व्यक्ति रखेगा जो अपराधी है या अभियोगी है। अभियोगी और अभियुक्त दोनों ही अपना पक्ष रखेंगे, अपना बचाव रखेंगे। इसके पीछे मेरा विचार है, पैसे लेकर के लोग जब झूठ बोलते हैं तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से वाक्पटुता में निपुण होते हैं, ऐसे लोग ही वकील का धंधा करते हैं। वकील का फीस देने में परिवार उजड़ जाता है। अपराधी एक व्यक्ति है लेकिन उसका दंड कई पीढ़ियां भुगतती हैं, और लोग इसका धंधा बना करके गलत को सही, सही को गलत करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अभियोगी या अभियुक्त का पक्षकार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में न्याय शीघ्रता से होगा, इसलिए मैंने ये बात कही। अपराध की अन्य श्रेणियां हैं हिंसा करना, हिंसा का दंड हिंसा ही होगा। अर्थदंड मेरे राज्य व्यवस्था में नहीं होगा। अर्थदंड का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाएगा, न्याय बिल्कुल मुफ्त होगा, क्योंकि राजा ही न्याय करता है और राजा बनिया नहीं होता। ये बात जान लीजिए। आज के समय में जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था का तंत्र जो है वह लोकतंत्र है। पूंजीवादी राज्य का प्रशासन तंत्र लोकतंत्र है, परंतु राज्य तंत्र जो है, राजतंत्र है, उसकी राज्य व्यवस्था समाजवादी होती है। उसमें राजा और उसके लोग के अतिरिक्त बाकी लोग का कोई महत्व नहीं होता है। मैंने इस पर व्याख्या मैं और मेरा राजतंत्र में कर दिया है, इसलिए उस पर व्याख्या नहीं करूंगा। तो अब आगे हम राज्य व्यवस्था में दूसरी बात करते हैं कि ये साधारण नैतिक नियम हो गए। कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या या हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा और हत्या करने का अधिकार राज्य को है केवल, अर्थात राज्य अधिकारी जो नियुक्त है सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे सकता है, या अपराध के समय मुठभेड़ में किसी अपराधी को
हत्या कर सकता है तो यह केवल राज्य का अधिकार होगा। हिंसा करना केवल राज्य का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति सामान्य अवस्था में हिंसा नहीं कर सकता, चाहे वह राज्य अधिकारी ही क्यों ना हो। अगर उसे आदेश नहीं है तो वह हिंसा नहीं कर सकता। परंतु सामान्यतः चोरी, अपराध या लूट इत्यादि की स्थिति में कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो उसका दंड उसके हिंसा करने की तरीके पर निर्भर करेगा। उसके लिए कोई वकील तो रखा नहीं जाना है। उसकी का परीक्षण और निरीक्षण और जांच राज्य के कर्मचारी करेंगे। राज्य के अधिकारी जो न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त होंगे वो करेंगे। अगर अपराध घोषित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसे अंग भंग किया जा सकता है। उसने हिंसा किस आधार पर की है उसके आधार पर अंग भंग किया जा सकता है, क्योंकि मृत्यु दंड समस्या का समाधान नहीं होता है। अंग भंग क्यों? जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, हत्या करने वाला व्यक्ति एक प्रोफेशनल किलर है, तो ऐसी स्थिति में उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर किसी ने हिंसा प्रतिक्रिया स्वरूप की है, जैसे बहुत ज्यादा पीड़ित व्यक्ति रहा हो और उसने हिंसा कर दी, तो उसे केवल अंग भंग का दंड दिया जाएगा। हो सकता है कि उसकी हिंसा जायज भी रही हो तो उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है, परंतु कारावास किस स्तर का होगा यह परीक्षण किया जाएगा। सश्रम कारावास, या फिर कुछ लोग मानसिक बीमार होते हैं, उन्हें सश्रम कारावास नहीं दिया जाएगा बल्कि उन्हें शारीरिक दंड दिया जाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था लिखित रहेगी और उसका परीक्षण न्यायाधीश करेंगे। और संविधान बहुत विशाल नहीं होगा जो किसी को याद न हो। संविधान इतना छोटा है, मेरे राज्यतंत्र में, मेरी राज्य व्यवस्था में सबसे छोटा संविधान। इससे क्या होगी सुविधा कि प्रत्येक व्यक्ति को याद रहेगा। उस संविधान को लागू करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता जिसमें कोई भी नागरिक या फिर राज्य का निवासी संविधान को नहीं जानता तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। आज के समय में इस नैतिकता का पालन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति संविधान को नहीं जानता लेकिन उसे कोर्ट में अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे राज्य व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का एक एक लाइन याद होगा, क्योंकि सामान्य नैतिकता के नियम है। हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं है, ठगी नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं करना है। ये सामान्य नैतिकता के नियम है। ये तो सभी व्यक्ति अंततः स्वभाव से जानते हैं कि किसी को अपशब्द कहना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना अपराध है। गलत है तो गलत है, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। किसी का धन हड़पना अपराध की श्रेणी में है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये सामान्य नैतिकता के नियम होते हैं और इसका पालन सभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो वह अपराधी है। अब जैसे कि ठगी के लिए अपराध, ठगी करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जानबूझ करके किसी को धोखा देता है, अपने वचन का पालन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में दंड उच्च स्तर का होगा। उच्च स्तर का दंड, जैसे कि सबसे पहले ठगी, कोई भी समझौता या संधि पत्र तैयार होने से पहले वार्तालाप होता है दो पक्षकारों के बीच में। तो वार्ता जब दो पक्षों के बीच में होती है तो किसी भी संधि का आधार, ठगी का मूल आधार होता है संधि। जैसे आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी से वादा करता है कि मैं आपको इतना धन दूंगा, आप बदले में इतना हमें सूद देंगे या ब्याज देंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं ब्याज पूरा करता है, या फिर वचन दिया कि मैं आपको ये चीज देता हूं, कोई भी चीज वस्तु देता हूं, वचन पत्र तैयार होता है। जैसे कोर्ट में भी वचन पत्र तैयार होता है, जिसे सेल डीड इत्यादि कहते हैं। ये सारे वचन पत्र का अगर भंग करता है, अगर लिखित रूप से कोई भंग करता है तो उसका दंड शरीर के अंगों पर होगा। जैसे कि लिखित वचन पत्र को अगर भंग करता है तो अंग भंग में हाथ ले लिया जाएगा, मृत्यु दंड तक का कष्ट दिया जाएगा। वचन भंग करने वाला व्यक्ति घोर अपराधी है, उसे अंग भंग किया जा सकता है। जैसे हाथ की एक उंगली काट देना, एक उंगली कट जाने से बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन एक उंगली काट लिया जाएगा और उसका दर्द उसे सहना भी पड़ेगा। आगे कोई व्यक्ति वचन भंग नहीं करेगा। जैसे कि
कोई मौखिक रूप से वचन भंग करता है, जैसे सूद इत्यादि घटनाएं, जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, उसमें अगर कोई वचन भंग करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जिह्वा में कील ठोक दिया जाएगा, कील ठोक दिया जाएगा। इसका क्या परिणाम होगा जानते हैं? आगे से कोई मिथ्याचार नहीं करेगा। आजकल ये समाज में हो क्या रहा है, कोई भी माइक उठा लेता है, कुछ से कुछ अलाप सलाप बोलते रहता है मीडिया में। लोग इतना ज्यादा वो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार हो गया, कुछ से कुछ कोई लोग बोलते रहता है। नेता लोग वादा खिलाफी करते हैं, तो इसमें कोई भी राज्य कर्मचारी, मेरी राज्य व्यवस्था में लोकतंत्र वाली बात नहीं है। कोई भी वचन पत्र सरकार देती है या राज्य देता है, कोई अधिकारी देता है वचन पत्र, तो उसको पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। परंतु वह वचन भंग करता है तो लिखित वचन पर जिसने सिग्नेचर किया, जिसने हस्ताक्षर किए, वह अपराधी माना जाएगा। उसे सोच समझ करके क्योंकि आज के समय में देख लीजिए, सब लोग कागजी वादे निभाते हैं। हर कार्यक्रम जो होता है ठगी से भरा होता है, झूठ से भरा होता है। वादा तो ये करते हैं कि हम आपको इतना दिन में काम कर देंगे, इसे वादा कर दिया और उसका पालन नहीं किया। ये अधिकारियों की सामान्य अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में अधिकारियों को भी ये दंड दिया जा सकता है। और राज्य व्यवस्था केवल शारीरिक दंड पर ही आधारित होगी, अर्थदंड मेरे राज्य व्यवस्था में नहीं होगा। और अर्थदंड नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अर्थदंड कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। इस पर हम वार्ता बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।